आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डीडीटीटी के सेशन में। और आज जैसे फोर्थ डे है, चौथा दिन है, हम लोग बस अपने 5 दिन के सेशन से एक कदम पीछे हैं। और ये हम में से हर एक जन इस बात को कह सकते हैं कि इन सेशंस में हम जिन बातों को सीख रहे हैं उन्हें सिर्फ सीख नहीं रहे हैं बट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमने बीती बार जो 7 पॉइंट्स देखे थे वो कुछ इस प्रकार से थे। प्लानिंग यानी योजना बनाना, और उसके बाद एग्जीक्यूशन यानी किस प्रकार से चीजों को अंजाम दिया जाए, जिसके पश्चात संसाधन मीडियम क्या यूज करना है, जब कम लोगों में है तो कैसे बोलना है, ज्यादा लोगों में है तो क्या मीडियम यूज करना है। देन संदेश, हमारा संदेश कैसा होना चाहिए समय और संदर्भ को देखकर। उसके बाद इंटरैक्शन जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है सेशन के बीच में, या जब आप कहीं वक्ता करके गए हैं तो लोगों से उनका चाहे गला हिलाना हो चाहे अन्य प्रकार की प्रत्युत्तर हो लेना जरूरी है। देन फीडबैक, कर तो लिया अपनी तरफ से काम, लेकिन उसका असर सामने वाले पर क्या हुआ, क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, उसके बारे में भी सोचना। और उसके पश्चात फिर था लिसनिंग, और ये नियम भी है कि जो अच्छा सुन नहीं सकते वो अच्छा बोल भी नहीं सकते। तो ये था हमारे पहले के कुछ सेशंस का हाईलाइट। और उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजों को देखा कि कैसे अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखें, किसी को नीचा ना दिखाते हुए या अपनी बात को ज्यादा ऊपर ना उठाते हुए, पर जो कहें हियाव के साथ कहें, दृढ़ता के साथ कहें। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इन सब चीजों को हमने क्यों देखा? ताकि अपने आप को जानते हुए हम बेहतर वक्ता बन सके। और वक्ता जो है वो अपने वक्तव्य के लिए जाना जाता है। तो जैसा हमारा वक्तव्य होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, व्यक्तित्व होगा, ये सब व वाली चीजें हमारे जो वक्ता होने की क्वालिटीज हैं उसको अच्छा करती हैं। ओके, अब इसमें हमारा जो 8वां पॉइंट है और जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है प्रैक्टिसिंग, यानी अभ्यास को करना। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अब सुजान तो जड़मती हो गया, हम सब जड़मती कैसे होंगे? जब हम भी प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी मौका मिले शर्माना नहीं चाहिए, चाहे हम जितने भी बड़े पोजीशन में या जितने भी एक्सपीरियंस होल्ड करें, हमेशा एक बार अपने आप को शीशे में देखकर हल्का सा मुस्कुराना चाहिए। हम कई बार दूसरों के सामने तो फिट एंड फाइन है, बट जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, उस समय जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, उस समय जो हमारा अपने बारे में विचार होता है, वो एक तरीके से हमारी मदद करता है कि हम चाहे फिर दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, हम एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव के साथ जाएंगे। दुनिया की नजरों में हम कोई भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अपने दृष्टिकोण के अनुसार और खासकर हमारे जो क्रिएटर हैं परमेश्वर की दृष्टि में हमें स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब प्रैक्टिस क्यों जरूरी है वो भी जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि समय असमय तैयार रहो तो हम तैयारी नहीं करेंगे। कितनी मजेदार बात है ना, समय असमय तैयार रहो तो हम तैयारी नहीं करेंगे। हम इतने तैयार हैं कि हमें तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप ऐसे में सोचिए, अगर कोई खानसामा जिसको 50 किलो चिकन बनाना है, अगर वो कहता है कि मैं तो समय असमय तैयार हूँ जी, कभी भी बुला लो, अब वो तो तैयार है, बट ना उसने प्रबंधन किया, ना बड़ा डेगचा ले गया, ना साथ में कड़ची ले गया, ना चिकन ले गया। वो कह रहा है मैं तो तैयार हूँ जी, कुछ भी करा लो कभी भी। क्या वो कर पाएगा? क्योंकि तैयारी का मतलब सिर्फ अंदरूनी तैयारी नहीं होता। तैयारी का मतलब और प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप ना केवल अपने अंदर उस चीज को रिहर्स करें, बट किसी और के सामने भी उन चीजों को बोले। हमें से जितने पास्टरल लाइन में है, ये चीज हम जानते हैं कि हमने कैसे शुरुआत किया। छोटे छोटे सभाओं में, छोटे छोटे घरेलू कलीसियाओं में, छोटे छोटे सेल ग्रुप्स में बोलना शुरू किया। ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग में खूब हमारा पॉलिशिंग हुआ। जैसे सोने को ताया जाता है ना, हमें भी ताया गया। ताने के बाद फिर हमें और अभ्यास करने का मौका मिला, और आज एक ऐसे जगह में हम हैं जहां पर हमारे अंदर हियाव भी है, हमारे अंदर तैयारी भी है, और हमारे अंदर समय और संदर्भ को समझने की एक क्षमता भी है। तो प्रैक्टिस किन किन तरीकों से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे।
सबसे पहला और सबसे बचपन से तरीका सिखाया जाता है शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करना। तो जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी जो बिल्कुल शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने कभी भी बड़े माहौल में या कहीं बात नहीं किया, शीशा आपका सबसे अच्छा मित्र है। छोटे उम्र में शीशा भी मेरे लिए भी बहुत अच्छा मित्र था। देन दूसरा तरीका है अपने जान पहचान के लोगों के सामने उस बात को एक बार रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएंगे और सबको नमस्कार, मेरा नाम जेसिका है और आज मैं आपके सामने अपने 2 मिनट का वक्तव्य रखने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक समझदार व्यक्ति। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? जिस बात पर हमें बोलना है उस बात के बारे में हम दूसरों से बातचीत करें, वक्तव्य करके नहीं बट बातचीत में ही हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी बड़ी सभा में आप जाने जा रहे हैं, उससे पहले छोटे-छोटे घरेलू सभाओं में या ऐसे अन्य-अन्य जगहों में आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स को लेकर उस टॉपिक के बारे में बोलें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा बोलना और लोगों के प्रति हमारा आचरण और क्लियर हो जाता है। तो ये तो था प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा 9वां पॉइंट, थिंकिंग पॉजिटिवली। सकारात्मक सोच को रखना। अब आप सोच रहे होंगे एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सकारात्मक सोच की क्या जरूरत है? आखिर ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। कुछ जन तो 40 जनों के सामने भी ऐसे खड़े होके बोलते हैं, बोलो कि जैसे उनके सामने कोई है ही नहीं, डर ही नहीं लगता। पर कुछ लोगों को 2 जनों के सामने खड़े होते भी सांस फूलती है। ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे इस सोच के ऊपर है। थिंकिंग पॉजिटिवली को बार बार हर सेशन में रिपीट किया गया है क्योंकि आखिर ये मनुष्य की सोच ही तो है जो उसे गिराती है या उठाती है। दुनिया बाद में गिराएगी, पहले हमारी सोच ही हमें गिराती है या उठाती है। एक बुरे से बुरा वक्ता भी अगर मन में ठान चुका है कि मैं चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा, एक दिन वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। पर एक अच्छे से अच्छा वक्ता जो कि बहुत डरता है, जिसको लगता है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे बस की नहीं है, उसकी सोच ही उसे पहले मार देगी। उदाहरण, जैसे इंजेक्शन लगाने जाते हैं। आप में से कितनों को इंजेक्शन से डर लगता है? सुई जो होती है ऐसे जो लगाते हैं, हाथ ऐसे दिखा सकते हैं? तो क्या छुपाना, मैं तो खून देख के बेहोश हो जाती हूँ। हाँ, वेरी गुड। मुझे है, ये प्रॉब्लम है, होता है ऐसे लोगों को। ओके, आप पता है, अगर आप एक दिन ऐसे रास्ते में चल रहे होंगे ना और कोई आपको बिना बताए इंजेक्शन घोप दे, फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। आप बस आओ करेंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर उसी जगह 4 दिन पहले आपको डॉक्टर फ़ोन करें, सुनिए आप जो है आपका 4 दिनों बाद इंजेक्शन लगाने के लिए नंबर लगने वाला है। फिर 3 दिन पहले दोबारा फ़ोन आए, क्या आपको याद है आज आपका 3 दिन बाद डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है? फिर 2 दिन बाद कॉल आए, क्या आपको याद है कि 2 दिन के बाद आपका इंजेक्शन लगने वाला है? अच्छे से खाइएगा, हँस-खुश रहिएगा। फिर 1 दिन पहले कॉल, क्या आप तैयार हैं? और जैसे ही अंदर जाएँ, फिर गाना बजे तो मतलब जितना डर है वो तो फिर निकल ही आएगा। और अगर फिर जो डॉक्टर है वो सुई को पकड़ के सुई को देखें, फिर टक-टक मारे, फिर आपको देखें, फिर आपके हाथ को देखें, फिर सुई को देखें, फिर सुई को छू के बोले आउच! फिर तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा। सोच, पर इसी जगह अगर आप सोच के जा रहे हैं कि क्या इंजेक्शन ही तो है, ऐसे तो चलते-चलते कितना बड़ा पत्थर भी लग जाता है, ये तो इंजेक्शन ही है, छोटा-सा सुआ लग के बाहर आ जाएगा। सोच इंसान पर बहुत असर डालती है। आपको पता है लोग अच्छे वक्ता बनने की कोशिश तो करते हैं, बट 2 तरीके से वो निराशा को पाते हैं। पहला वो तरीका जिसके बारे में हम बीते दिनों में बात कर रहे थे, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने बारे में ही कम सोचना, और दूसरा कि वो पहली बार हार मानकर डर जाते हैं। तो पहली बार कोई उनके वक्तव्य में ऐसे करने लग गया, हाँ, तो बस उनको तो लगा हाँ, मैं सबको सुला देता हूँ या सुला देती हूँ। मेरी ज़िंदगी में लिखा है ही नहीं कि मैं अच्छा वक्ता बनूँ।
नहीं नहीं नहीं, आपको पता है अगर कोई इंसान 100% भी तैयार होकर चले जाए ना, हम तो कंट्रोल में हैं, पर परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहां पर पंखा गिर सकता है, हबड़ा दबड़ी मच सकती है, कोई औरत को अचानक से फोन आया कि तुम्हारा बच्चा गिर गया, वो रोने लग सकती है, "ए, मेरा बच्चा"। सेशन के बीच में कुछ भी हो सकता है, पर आप क्या करेंगे? उस हबड़ा दबड़ी को, उस डर को देखकर आगे बढ़ेंगे, या आप थिंक पॉजिटिवली कि अच्छा वो परिस्थिति ऐसी थी इसलिए हुआ। इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्लेमिंग क्राइटेरिया, दोष लगाने का क्राइटेरिया, या फिर जो दोष लगाने का एक तरीका मान लीजिए। क्या होता है इसमें? कुछ लोग आपने देखा होगा, चाहे सामने वाले की गाड़ी में एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो, ये व्यक्ति यहाँ गाड़ी में बैठ के बोलेगा आज मैं रोड पे निकला ना इसलिए एक्सीडेंट हो गया उसका। भले ही सामने वाले रेस्टोरेंट में किसी के पानी में कॉकरोच आ गया हो, इसने देख लिया तो ये सोचेगा कि जरूर कहीं मेरे द्वारा तो नहीं हो गया, कहीं मैंने तो किसी मच्छर को उड़ाते उड़ाते यहाँ तक तो नहीं भेज दिया। फिर माइक खराब हुआ, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, लगता है मेरी गलती है, मेरे नसीब में लिखा नहीं है कि मैं अच्छा वक्ता बनूं। ब्लेमिंग क्राइटेरिया उनका क्या होता है? इनवर्ट्स क्रिटिसिज्म, हर चीज अपने ऊपर। तो उनकी गलती नहीं भी होगी ना, सामने वाला बोलेगा सॉरी मैडम मेरी गलती है, सॉरी भैया जी, फिर वो बोलेगी नहीं 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 आपकी गलती नहीं है, मुझसे ही गलत हुआ होगा, मेरा ही दोष है, मेरी गलती है। और कुछ लोग हैं जिनका ब्लेमिंग होता है आउटवर्ड्स, यानी वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। तो मान लीजिए ये वक्ता खुद तैयार नहीं था, पर ये बोलेगा कि छी आज तो जनता ही खराब थी, खुद तैयारी नहीं करी होगी इसने, पर ये बोलेगा लगता है माइक में ज्यादा करंट जा रहा था, फिर बोलेगा लगता है ईश्वर की इच्छा नहीं थी। या फिर अगर सामने चलता वाला व्यक्ति बोले कि आप अच्छा नहीं बोलते, तो ये कहेगा हाँ तुम्हारे ही कान खराब है, मैं तो अच्छा बोलता हूँ, तुम्हारे कान को ऑपरेशन की जरूरत है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दूसरों पर दोष लगाते हैं। हमें इन दोनों ही तरीके से नहीं बनना, हमें समय और संदर्भ को समझते हुए जानना है कि गलती कहाँ हुई है। और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि चाहे आसमान भी क्यों ना टूट जाए, बट हम अगली बारी आगे बढ़ने से हार नहीं मानेंगे। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग, और ये बहुत जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। किसी से बात करते वक्त, कहीं लीडिंग करते वक्त, कोई संस्था चलाते वक्त, किसी टीम को लीड करते वक्त बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वरना दुनिया को बहुत कम टाइम लगता है हमें नीचा दिखाने में। ओके, इसी के जैसा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट, वो है वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्पीच। अपने ही वक्तव्य का आप रिकॉर्डिंग देखिए। अब आज से 30-40 साल पहले तो ये चीज असंभव थी, असंभव नहीं थी, थोड़ी कम संभव थी, बट अब तो सबके पास फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल है, सेल्फी वाला कैमरा है, कोई ना कोई तो रिकॉर्ड करता होगा। अपनी रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखा करिए। उदाहरण देना चाहूंगी, जब मैं पहले पहले बोलती थी ना, तो मैं पता है कैसे बैठती थी? पहले कुछ टाइम तक तो मैं ऐसे बैठती थी इतना, फिर मैं ऐसे बोलती थी सबको जय मसीह की, फिर सब ऐसे डर जाते थे, अरे ये कौन है भूत। फिर कुछ टाइम ऐसे जब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे बैठते हैं, तो मैं ऐसे बैठती थी ऐसे, आज सबको जय मसीह की, मेरा नाम जैसिका है। फिर कुछ टाइम जब और बुरा हुआ तो मैं ऐसे बैठने लगी, फिर किसी ने समझाया, फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स को देखा कि फ्रेम के अनुसार बैठना होता है, यानी हमारे आसपास के फ्रेम में हम बीच में हो और हमारे ऊपर थोड़ा गैप हो, नीचे भी उतना ही आसपास का गैप, ताकि चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथ के एक्सप्रेशन नजर आए। आप लोग कैसे बैठते हैं वो आप देख सकते हैं। मोबाइल में जो लोग जुड़ते हैं उनको इतना ऊपर रखना चाहिए मोबाइल अपने फेस के सामने, ऐसे रखेंगे तो डबल चिन दिखेगा, ऐसे रखेंगे तो कपड़े दिखेंगे, ऐसे रखेंगे तो नॉर्मल सामने कैमरा रहेगा। ये चीजें हमें वैसे तो पता नहीं चलती, बट जब हम कहीं जाते हैं ना, तो मीटिंग में लोग इस चीज को जरूर देखते हैं। सब लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं एक बार, हम लोग बैठने के उस तरीके को देखेंगे। सब लोग का जिनका कैमरा ऑन है, बीच में बैठना है फ्रेम में, और सर और धर के बीच में अंतर सामान्य होना चाहिए। ओके, जो लोग सही बैठे हैं मैं उनका नाम लेती जाऊंगी। मधुकांत जी परफेक्ट, सिस्टर निशा परफेक्ट, राम सागर जी बहुत बढ़िया, और भावना जी बहुत अच्छा, राहुल जी
थोड़ा कैमरा ऊपर रख के देखिए, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए। एनोज भाई वेरी गुड, के आशी वेरी गुड, रमनदीप जी वेरी गुड, संजना वेरी गुड, आबा, साजी जॉन जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट। ये हुई ना बात, परफेक्ट स्ट्रेट पोस्चर, वरना झुक के ना ये दूसरा भी आ जाता है गर्दन बार, 2 गर्दन हो जाते हैं फिर हमारे। अच्छे से बैठना चाहिए ना मीटिंग में। बाकी जिनका कैमरा बंद है, अफसोस मैं आपको नहीं देख पा रही। शामिल जी थोड़ा सा दूर, परफेक्ट। ओके कमलेश्वर जी, थोड़ा फोन ऊपर कर सकते हैं आप। परफेक्ट। नम्रता जी परफेक्ट परफेक्ट। राहुल मसीह जी तो पूरा, वो मोबाइल मत गिराना बस, बाकी सब ठीक है। ओके परफेक्ट। बाकी जिनका अभी भी कैमरा बंद है, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। अब आप करेंगे भी तो मुझे नजर नहीं आएगा, बट ये एक लेसन है कि हम ऐसे बैठ सकते हैं कैमरा को सामने रखकर, ताकि हम बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए। और अच्छा भी लगता है ना ऐसे बैठे होंगे, सबको जय मसीह की, या सबको जय मसीह की। अच्छे से बैठना चाहिए, जब प्रभु ने एक अच्छा धर दिया है तो अच्छे से बैठना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग में हम देख पाते हैं कि हम बैठते कैसे हैं, रिकॉर्डिंग में हम देख पाते हैं कि हम भाग तो नहीं रहे। आप में से शायद किसी को ये लगता नहीं होगा, पर पहले मैं बहुत तेज बोलती थी। पता है पहले कैसे बोलती थी? जैसे मैं लोगों से बात करती थी ना, तो मुझे लगता था कि लोगों को समझ आ जाता है, तो फिर मैं उसी स्पीड से बोलती थी कि लोग चाहे जितना भी समझे ना समझे, मैं तेज 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 बोल देती थी। फिर मुझे सब लोग बोलते थे कि आपने कुछ बोला समझ नहीं आया। और फिर मैं कोशिश करती थी मैं बहुत तेज बोलूं, और मैं सोचती थी कि सब लोग समझ रहे हैं, बट कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको धीरे बोलना चाहिए, धीरे बोलने में मैं बहुत धीरे हो गई, इतना धीरे हो गई कि फिर लोगों ने मुझे बोला कि मुझे नॉर्मल बोलना चाहिए। कई बार हमारे सामने भी ऐसा होता है, जिनको बहुत डर लगता है ना, उनका तो आप सुनना स्पीड बोलने का। 10 मिनट का वक्तव्य वो 1 मिनट में दे देंगे, समझ किसी को कुछ नहीं आएगा। और फिर कुछ लोग जो हर चीज सोच सोच के बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं। सबको जय मसीह की। आज का जो विषय है वो है पर्यावरण। फिर उनकी आंखों में दिख जाता है कि वो ढूंढ रहे हैं अपनी सारी लाइब्रेरी, कि कुछ तो आंखों के सामने नजर आ जाए। दोनों तरीके के लोग होते हैं। पता है मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगती है, और मेहनत लगने का क्या मतलब है? हमारी आंखों के सामने चीजें कैसे आ सकती हैं? जब हम ध्यान से फोकस करेंगे। आज मुझे पढ़ाना है उन 10 पॉइंट्स के बारे में। 10 पॉइंट्स मेरे पेपर में हैं, लेकिन अगर पेपर फट भी जाए, मेरे दिमाग में भी वो पॉइंट्स होने चाहिए। हर पॉइंट का सब पॉइंट क्या है? आपने लोगों को देखा होगा, वो अपने पूरे 1 घंटे का प्रचार जो पन्नों में लिखते हैं। फिर 1 घंटे का प्रचार अलग, फिर उनके माइक से ऐसे आवाजें आती हैं जैसे, क्योंकि क्या कर रहे होते हैं वो, 45 पन्ने ले जाके ऐसे रख देते हैं कि आज तो मैं किताब पढ़ूंगा सबके सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी रिकॉर्डिंग्स देखने के दौरान आप जान सकते हैं कि किस हद तक आप सही स्पीड में बोल रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं। या फिर अगर आप बहुत गुस्से से बोल रहे हैं तो आपको वो पता चल जाएगा, या अगर गुस्से वाली बात भी आप बहुत प्यार से कर रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सब चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आप अपने रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे। उसके बाद अभी तक हमने देखा प्रैक्टिसिंग, थिंकिंग पॉजिटिवली, और हमने क्या देखा? अपनी रिकॉर्डिंग्स को देखना। अगला पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है, 11वां पॉइंट, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। अपने शरीर के हाव भाव पर भी ध्यान देना अति अनिवार्य है। कई बार हमारा चेहरा तो कॉन्फिडेंट होता है, बट हमारी बातों में तो दम होता है, लेकिन हमारे हाथ थरथरा रहे होते हैं। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो माइक पकड़ के बोलते हैं कि आप सबको जय मसीह की, और आज हमें बहुत आनंद आ रहा है, आज हम बहुत खुश हैं, और हम हियाफ के साथ खड़े हैं यहाँ पर, और पूरा झंझना रहे होते हैं। उनको देख के कोई छू दे तो उन्हें करंट लग जाएगा। फिर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, बढ़िया से पसीना टपक रहा है, धक 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 पसीना, फिर आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, दिल धड़क रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ 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 हाथ से भरतनाट्यम चल रहा है। हमारा बॉडी भी बताता है कि हम कितने अच्छे वक्ता हैं। डर के मारे अगर हम सामने खड़े और हम चले जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, सुबह की वॉकिंग पूरी नहीं हुई तो आप कर रहे हैं नहीं, या फिर ऐसा डर लगा कि जगह अड़ी गई,
फिर बस मुंह ही हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा। हमारे हाथ प्रभु ने क्यों दिए हैं? ताकि जब किसी बात को रखना हो तो हम हाथ का इस्तेमाल भी करें, चाहे वो एक बात हो, दो बात हो, या वो सारी बातें हो। सब बातों में भी हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पैर का इस्तेमाल हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम लोग चल फिर कर भी उन बातों को रख सकें, चले फिरें, एक्सप्रेशंस दें, ये सब चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर सबके सामने खड़े हैं तो कंधा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे करके खड़े होंगे तो लोग समझेंगे कि अच्छा बहुत डरते हैं, और अगर ज्यादा बाहर करते हो लोगों को लगता है कि हाँ अकड़ू है। स्ट्रेट। एक स्माइल, एक स्माइल आपके बुझे हुए चेहरे में भी जान डाल सकते हैं। बुझे हुए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि हमें फेयर एंड लवली लगाना है। बुझे हुए चेहरे का मतलब जैसे थक गए, किसी ने खाना नहीं दिया, बीमार है, बट एक स्माइल वापस उस जोश को ला सकती है। और हमारा चेहरा देखकर लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि हाँ ये तो खुद ही इतनी दुखी रहती है, क्या आनंद के बारे में बताएगी। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज पर भी, हमारे शरीर के हाव भाव पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ जो 12वां पॉइंट है वो है परिस्थितियों पर विजय पाना। अभी तक हमने देखा परिस्थितियों के अनुसार मैसेज को तैयार करना, फिर हमने देखा परिस्थितियों को समझते हुए बातों को रखना, पर हर प्रकार की परिस्थिति पर विजय पाना यानी विनिंग सिचुएशंस, ये जो है वो हमारा एक 12वां पॉइंट करके रखा जाता है। हम ये ना सोचें कि जैसा भी परिस्थिति बिगड़ता है तो हम उसके आदी हो जाए। परिस्थितियों को जीतना है हमें। अब कैसे परिस्थितियों को जीतते हैं? लोगों के बोलते बोलते भी जनता में से दो तीन जन चिल्ला जाते हैं। लोगों के बोलते बोलते अचानक से कहते हैं कि मैम मैम क्वेश्चन मैम, सवाल सवाल मैम। अब मैम को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैम नहीं सुनेगी तो अगली चीज को क्या बोलेंगे, हे ये तो हमें इसलिए बुलाया था, धोखा देने के लिए बुलाया था। मान लीजिए कोई है और हमें उसकी सुननी ही पड़ रही है, ठीक है, वो पूरा हड़कंप मचा दिया उसने और आपको सुनना ही पड़ रहा है, तो भी आप ऐसा एटीट्यूड रखें कि आप उनके बात को भी जीत लो। उदाहरण के लिए अभी एक लाइव उदाहरण हम लोग देखेंगे। हमारे बीच में किनको आज मौका दिया जाए? ओके, राहुल मसीह जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, मैं कर देती हूँ। राहुल मसीह जी, ओके, अब आप कर पा रहे हैं? चेक करिए। जी हो गया। परफेक्ट। आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है जिसके बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे? क्या आप देश में बढ़ते प्रदूषण के बारे में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, तो आप शुरू कर सकते हैं, अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा बोलना शुरू करिएगा, फिर मैं बीच में कुछ करूंगी। मेरा नाम राहुल है और मैं यूपी में रहता हूँ। और इस देश में जो प्रदूषण जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस विषय में आप कुछ बताएंगे? आपको बताना है, आप बताना शुरू कर सकते हैं, आपको बताना है, मैं तो बता ही दूंगी, आप बता दीजिए, कुछ कुछ बता दीजिए। दरअसल जो इस यहाँ पर जो प्रदूषण की ज्यादा मात्रा इस वजह से है क्योंकि फैक्ट्रियों में ज्यादा धुआं निकलता है, और इस वजह से, और यही कारण है कि ज्यादा प्रदूषण होता है। और क्या होता है? प्रदूषण बताते रहिए। जी, अब क्या? फैक्ट्रियों के बारे में क्या बताया आपने? ये फैक्ट्रियां जो चलती हैं इनकी वजह से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। नहीं 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 नहीं, गंदगी आप बहुत बिल्कुल बढ़ती गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी सुन पा रही हूँ, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और भैया सुनिए, हेलो, आप मुझे सुन पा है। रहे हैं? राहुल भाई, हेलो। जी हाँ, राहुल सुन भाई सुन पा रहे हैं? ये जी सुन आपने रहे जो हैं। बोला अभी ये बिल्कुल गलत है, और आप कहाँ से आए हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपने इसे कैसे बोल दिया कि फैक्ट्री में प्रदूषण हो रहा है? कैसे बोल दिया आपने? कौन सी फैक्ट्री में प्रदूषण हो रहा है? ये दरअसल जो आसपास सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री, इससे प्रदूषण होता है। क्यों नहीं आसपास आया? मेरे तो आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे यहाँ तो आसपास खेत लगे हुए हैं। कौन सी फैक्ट्री है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ओके, राहुल बसी भाई, थैंक यू। इससे पहले आपको हार्ट अटैक आ जाए,
ओके, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये आज भी अगर आप पूछेंगे आज भी होता है। और आप डरिएगा मत, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, फैक्ट्री से ही प्रदूषण होता है। पर मैं आपको दिखा रही थी कि लोग हमें कैसे डराते हैं। राहुल भाई स्माइल, आप डरे तो नहीं? आप बेहोश तो नहीं होंगे? डर गए थे ना? कोई बात नहीं। पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और अगर कोई हमें पहली बारी में डरा दे, फिर तो हम तो टोटली गए। बट टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी सामना करने का तरीका है। ओके, अब मैं राहुल भाई से ही पूछती हूँ। राहुल भाई, जो आपने कहा, आपको पता है वो बात सच है? जी हाँ, मुझे तो सच लगती है। सच लगती नहीं है आपको, पता है वो बात सच है? जी जी हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल सच है। नहीं, आपके ख्याल से भी नहीं, क्या वो बात सच है? जी बिल्कुल सच है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस। जी मुझे लगता है, जी शायद, जी मेरे ख्याल से, जी मेरे आसमान से, मेरे जमीन से नहीं। मैं आपको गलत बोल रही हूँ, आपने मेरा सुना, फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू बहन। पर अगर आप किसी भी अखबार में निकाल कर आज पढ़ें, आपको दिखेगा कि फैक्ट्री में जो जलता हुआ कार्बन है, फैक्ट्री में जो प्रदूषण निकलता है, उसके द्वारा ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। आप धुआं देख पा रहे हैं आसमान में, कैसे होता है? गाड़ियों के द्वारा और बड़े बड़े चिमनियों के द्वारा। क्या आपने कभी ईंट का कोई फैक्ट्री नहीं सुना? क्या आपने नहीं देखा आसपास कितने केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं? कभी आपने गुड़ बनते हुए नहीं देखा? कोई आपके आसपास फैक्ट्री नहीं है। फिर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगी हाँ फैक्ट्री तो है। तो फिर आप बोलेंगे जरूर आप जाकर देखिए बहन, आज भारत की हालत बहुत खराब है, फैक्ट्रीज में प्रदूषण है। और जरूर आप गूगल करें, आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। आप इतनी गंभीरता से इस बात को बोलेंगे ना, सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। बट अगर इसी के बदले आपने सवाल का पहला शब्द सुनते हैं, तो इसका मतलब वो समझ गए कि भैया जी को कुछ नहीं पता। अब तो हम भैया को भैया की बातों में ही डुबाएंगे, है राहुल मसीह भाई? और कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। इसे ही जो कहते हैं ना कि अपनी बात पर दृढ़ होना। और आप अगर इस समय मुझे चुप करवा पाते तो आप वापस पूरे माहौल को ठीक कर देते। बट अक्सर जो राहुल भाई के साथ अभी हुआ, वही सबके साथ भी होता है। वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं और वहीं पर कहानी खत्म। और अगर किसी का कोई प्रश्न है जिसका जवाब हमें आता ही नहीं है, उस टाइम क्या कर सकते हैं? आपके इस सुंदर प्रश्न के लिए धन्यवाद। जरूर हम इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर कर आपको इस बारे में बताएंगे। और एक स्माइल आखिरी में। फिर वो बोलेगा क्या जब आपने खुद ही एडमिट कर दिया? बट अगर जगह बोले नहीं नहीं तुम कौन होती हो बोलने वाली, आज तुम क्यों नहीं अवतार बन गई, अगर तुम्हें ज्यादा आता था तो तुम ही बन जाती। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। अब और किसको तंग कर सकते हैं एक और प्रैक्टिकल के लिए? कौन है जिन्हें हम तंग करेंगे? राम सागर मुखिया जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आपको किस विषय पर बोलने का मन है आज? आप बता दीजिए जिस विषय में उसी पे बात करेंगे। ओके, तो भारत में बढ़ती गर्मी के बारे में आप जरा बताइए। जी, अभी भारत में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चूंकि बहुत सारे फैक्ट्री प्लस जनसंख्या का वृद्धि हो गया है। और गर्मी के मौसम में जो है बहुत सारा जो है फैक्ट्री के साथ साथ गाड़ियां रोड पे चलती है। रोड पे जो है जगह नहीं मिलता है गाड़ी चल, मतलब कि ये बहुत सारा जो है ट्रैफिक जाम रहता है। इसके धुआं निकलता है, इसके वजह से भी ये होता है। गर्मी के कारण जो है लोगों में बहुत सारा रेडिकल्स, जो किरण से रेडिकल्स निकलती है, उसके वजह से बीमारी होती है। फ्री रेडिकल्स जो आती है किरण से, ओजोन परत जो है उसमें धीरे धीरे छेद हो रहा है। इसके कारण जो है लोगों को कैंसर वैंसर का भी समस्या होता है। इसीलिए हमारे भारत वासियों को बहुत मात्रा में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि गर्मी का असर जो है हमारे ऊपर कम पड़ेगा और गर्मी जो है धीरे धीरे नॉर्मल होगा। अरे भैया जी क्या कह दिया आपने, इससे अच्छा तो मैं घर में एसी लगवा दूं। पेड़ लगाने से क्या फायदा, मैं घर में एसी लगा दूं, कम हो जाएगा। ठीक है, एसी लगाना आपका सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन ये गर्मी जो अभी पड़ रही है, जो हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहा है, आपके एसी के द्वारा भी गर्मी जो है एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो आपके घर में तो ठंडी महसूस होगा आपको, लेकिन बाहर निकलिएगा तो उसी से आपका
चेहरा झुलसेगा, आपका बॉडी जो है टेम्परेचर से ये होगा, प्रॉब्लम हाँ होगा पर भैया भैया मेरे यहाँ तो बारिश का सीजन चल रहा है, मेरे यहाँ तो गर्मी है नहीं, तो मैं इस विषय पर क्यों सुनूं? ठीक है, नहीं है गर्मी, लेकिन बारिश हर जगह तो नहीं होती है। अपना इंडिया में एक साथ एक हर जगह बारिश नहीं होती है। अब मान लीजिए आपके यहाँ अभी बारिश हो रही है, लेकिन आपके बगल वाला गांव में जो है धूप निकला हुआ, वहाँ गर्मी है, तो उसका गर्मी आपके बारिश के वजह से जो ठंडी होना चाहिए आपके गांव में, वो ठंडी में भी आपका गर्मी जो है उसको इफेक्ट डालता है, और वो जितना ठंड होना चाहिए उतना ठंड नहीं हो पाता। परफेक्ट परफेक्ट भाई, सब लोग भाई के लिए ऑनलाइन तालियां बजा सकते हैं। ये तो आज सोच के बैठे थे कि जैसिका कोई भी सवाल पूछे मैं तो जवाब दे के रहूंगा। अब आपने एक चीज देखा होगा कि भाई ने जवाब तो बिल्कुल सही दिया, जवाब में 1% भी कमी नहीं थी, पर इस जवाब में अगर मैं थोड़ी कम बुद्धि की हूँ और अगर भाई ने मेरे प्रश्न पूछने के बाद ही बोल दिया ठीक है, तो भाई तो प्यार से बोल रहे हैं और भाई के पास जवाब है, पर उनका ठीक है जो है वो किसी को लग सकता है कि अच्छा ये वो वाला ठीक नहीं है, ये ठीक है मतलब अच्छा देखो मुझे जवाब आता तो ठीक है मैं दे दूंगा अभी जवाब, अभी चुप कर दूंगा। तो इससे एक सुंदर तरीका क्या हो सकता है? जी बहन, आपका ये विचार भी बिल्कुल सही है, मतलब बोलने के तरीके में और लहराव ठहराव, पर आंसर आपके बिल्कुल सही थे। तो वेरी गुड राम सागर जी, बहुत अच्छा। और निशा महापात्रा जी, आज हम थोड़े प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, तो निशा महापात्रा जी। ओके, जी जी। आप किस विषय पर बात करना चाहेंगी निशा महापात्रा जी? कोरोना के बारे में। ओके, कोरोना के बारे में आप बताना शुरू कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूं? कोई भी, कोरोना में हमें क्या करना चाहिए आप बता सकते हैं? कोरोना पिछले 2 सालों हो गए, जिस तरह से कोरोना हमारे देश में मतलब कि अपना कब्जा जमाए हुए है, जाने का नाम नहीं ले रहा है ना। तो हमें अपने पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हमें बीमारी तो है जो भी है, लेकिन उससे हमें जो दिक्कतें भी आ रही हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। और ये जल्दी से जाए हमारे देश से, तो हमारा देश थोड़ा अच्छा हो, पहले के जैसा हो जाए बस। हाँ बहन ठीक है, आपने बोल तो दिया इसके बारे में, पर मजा नहीं आया मुझे, और आपने जो बोला वो तो बिल्कुल ही, अब जैसे आप बोल रही थी अभी कि जा नहीं रहा है, चला जाना चाहिए, वो तो चला गया था, हम ही भारतीयों ने बुलाया है उसको। तो बहन आप सही नहीं बोल रही हैं, आप अच्छे से नहीं बोल रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है हमें। अच्छा। हाँ अच्छा सा नहीं लग रहा है हमें, आप बताइए, हमें मजा नहीं आया, कुछ और बताइए, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम लोग खुश हो जाए, बताइए बताइए। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यदि बहन जो है वो थोड़ा टेंशन में आ गए तो क्या होगा? नर्वस। नर्वस हो गए तो सामने वाले को तो मौका मिल गया नीचे दिखाने का, है ना? हाँ। नर्वसनेस का भी तोड़ है, जो रामबाण इलाज है वो यही है कि नर्वसनेस को भी दूर करने के लिए अपने विषय पर और अधिक जानकारी को रखें। और अगर कोई कहता भी है कि हम खुश नहीं, तो आप उनसे पूछें कि वो कौन सी बात है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो बोलेंगे, फिर आप उनसे बोलिएगा जरूर हम इस चीज का आगे ध्यान रख सकते हैं। तो सामने वाले को उसी के बात में हम क्या कर सकते हैं, घुमा घुमा कर जवाब को दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि जो बोला गया अगर आपके पास उसके बारे में जानकारी हो तो आप जानकारी को रखें। दूसरा तरीका, आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात पर स्थिर रहें। और तीसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि कोई जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के सामने आप उनकी समस्या को जाने, और अगर वो फिर भी खत्म नहीं कर रहे तो आप फिर उनसे अनुरोध करें कि वो आपको आपके वक्तव्य के बाद मिले। ये एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट में भी आता है, जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
क्राइसिस मैनेजमेंट। हम कैसे ना केवल परिस्थितियों पर विजय पाएं, पर अगर किसी भी प्रकार का क्राइसिस आता है हम उसे कैसे जीतें। तो ये ओवरकमिंग सिचुएशंस तो साधारण है, क्योंकि ओवरकमिंग सिचुएशंस में हम लोग परिस्थितियों को देखते हैं और उस पर विजय पाते हैं। पर क्राइसिस का मतलब होता है कि जहां पर बाकी लोग अक्सर हार मान जाए, बहुत बड़ी विपदा कह लीजिए, आपदा कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए। जैसे मान लीजिए जहां आप हैं वहां पर माइक नहीं है और इतने सारे हजारों लोग हैं, उनके बीच में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा या कैसे आप आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर बहुत बोला था कि 1000 लोग आएंगे बट 1000 आए नहीं, क्राइसिस के टाइम पे आप क्या करेंगे। जगह कहा था कि एसी वाला हॉल होगा बट ले गए टेंट में, कैसे क्राइसिस को हैंडल करेंगे। ये चीज एक अच्छे वक्ता को आना चाहिए। अब जिनसे वादा किया गया कि उनको एसी के हॉल में बिठाएंगे, अगर उन्हें किसी टेंट में बिठाया फिर तो पहली चीज तो है कि वो कुड़कुड़ाएंगे, गालियां देंगे, परेशान होंगे। ऐसे में आप ना केवल वक्ता हैं, पर आप उनको समझाने के लिए एक मात्र जरिया है। आपके वक्तव्य में वो ताजगी, वो जोश होना चाहिए कि सामने वाला अपनी परिस्थिति को भूलकर आपके वक्तव्य में खो जाए। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई टीवी चैनल आप देख रहे हैं और आपको बड़ा सर दर्द हो रहा था, बड़ा पेट दर्द हो रहा था, बट टीवी देखते देखते पता नहीं वो पेट दर्द कहाँ गया। या फिर अगर आप अचानक से बोर हो रहे थे, टीवी देखते पता नहीं कैसे बड़ा दिल टूटा हुआ था, दुखी थे, टीवी देखते देखते बिल्कुल ठीक हो गए। सामने जो हमें दिखता है ना, या जो हम सुनते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे दिमाग पर पड़ता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम तो अपनी तैयारी से जा सकते हैं, सामने वाले भी तैयार हैं, पर आपदा सिर्फ सामने वाले लोगों के बीच में कोई बोल दे वो नहीं होता। वो तो है, सिचुएशंस आएंगी, बट आपदा में जगह चेंज हो गई, बारिश आ गई, बारिश आई तो इतनी तेज आई कि अंदर आवाज नहीं आ रही है किसी को, सबको सेशन तो देना ही है। तो ऐसे में कैसे ना केवल सेशन लें, पर उस समस्या का समाधान भी आप देखें। बारिश हो रही है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, लोग चिढ़ रहे हैं, आप उनके बीच में कोई गेम्स करवाएं या विषय में इतना जान डाल दें कि उन लोगों का ध्यान आप पर हो। वो चीजें भी हम लोग कल देखेंगे कि ऐसे कठिन समयों में भी हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। और फिर उसके बाद ये तो थे हमारे, जैसे 12 पॉइंट हमने देखा कि सिचुएशंस पर विजय कैसे पाना है। 13 पॉइंट हमने देखा कि कैसे हमें क्राइसिस के समय पर ध्यान देना है। 14 और 15वां पॉइंट जो है वो हमारे अपने जीवन से संबंधित है। यानी अब ये 14 और 15वां पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आपके अनुसार जो आपको लगता है कि एक वक्ता के लिए जरूरी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए खास हैं। जैसे मेरे लिए लोगों के जीवन में प्रभाव डालना एक सबसे जरूरी बात है। तो मैं कहीं भी जाऊं, मैं जैसा भी बोलूं, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बोलने के द्वारा उनके जीवन पर प्रभाव पड़े, और ऐसा प्रभाव पड़े कि वो सुनने वाले ना बने, सुनने के अनुसार करने वाले भी बने। ये है मेरा 14th पॉइंट, 14 पॉइंट। आपके लिए आपका 14 और 15 पॉइंट क्या है? क्योंकि ये वो 2 पॉइंट हैं जो बाकी सब कॉमन पॉइंट्स के साथ आपको खास बनाते हैं, आपको सबसे अलग बनाते हैं। वो 2 चीजें जो सिर्फ आपके पास है। वो शायद आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद वो आपके हंसाने का तरीका, शायद आपके विषय के बारे में गहरा रिसर्च करना, या फिर और भी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें एक अच्छे वक्ता बनने में हेल्प करती हैं। बट उन चीजों में 2 ऐसी चीजों को ढूंढना जो कि आपके लिए स्पेशल है, आपके लिए खास है, उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये आपके आज का होमवर्क रहेगा। आज ग्रुप आपके लिए खोला जाएगा, और जितने लोग हमें यूट्यूब में देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपके लिए वो 2 स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं। अच्छे वक्ता बनने के लिए 15 पॉइंट्स तो हमने मिनिमम रखा, 13 मैंने बताए। बाकी दोनों पॉइंट्स आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होने चाहिए, कि आप अपने आप को अगर एक अच्छे वक्ता करके देखते हैं तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें आप चाहेंगे कि आपके अंदर हो। और मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जितने 33 जन यहाँ पर हैं, चैट बॉक्स में वो 2 पॉइंट डालें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी 2 पॉइंट्स मुझे नजर आएंगे ना, वो हम अपनी अगली क्लास में इंक्लूड करेंगे।
2 ऐसे पॉइंट्स जो आपके अनुसार अच्छे वक्ता बनने के लिए जरूरी है इन 13 पॉइंट्स के अलावा। ये 13 पॉइंट्स जो है हम ना केवल यूट्यूब के कैप्शन में डालेंगे, बट हम लोग इसे आपके ग्रुप में भी डालेंगे। पर जैसा मैंने कहा, 2 पॉइंट्स इसके लिए खास है। आपने अगर देखा होगा वो वीडियो जिसमें कि एक फाइटर कहता है कि तुम्हारे पास कौन से ऐसे मूव्स हैं जो दुनिया से अलग है, कौन से ऐसे मूव्स हैं, आपके पास कौन से वो 2 ऐसे चीजें हैं जो आपको एक अलग और खास वक्ता बनाते हैं। मेरे लिए वो जोश है, पहली चीज, कि एक वक्ता के अंदर जब जोश होता है तो वो सबके अंदर अपनी ताकत को दे सकता है। और दूसरी चीज, दूसरों के जीवन में प्रभाव डालना। ये 2 चीजें मेरे वक्तव्यों में मेरा सिद्धांत है। आपके लिए आपका सिद्धांत क्या है, जरूर आप उसे यूट्यूब के चैट बॉक्स में डालें। कब डालेंगे? आज ये वीडियो जब आपको मिल जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि कल जो कि हमारा आखिरी सेशन है उसमें हम लोग और अधिक प्रैक्टिकल्स देंगे, होमवर्क्स होगा, और साथ साथ में हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम लोग कल आखिरी दिन में ये देखें कि हमने कितना अधिक पहले से सीखा है। जैसे कुछ लोगों के लिए रिवीजन है, कुछ लोगों के लिए ये एक मौका है दोबारा अपने आप को जांचने का, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्रेश टाइम है जब वो वक्ता बनने का तरीकों को सीख रहे हैं। साथ ही साथ हेल्प वीडियोस हम ग्रुप में डालते रहेंगे, बट कल हमारा सेशन थोड़ा लंबा होगा, 1.5 आवर का होगा, क्योंकि कल ना केवल प्रैक्टिकल्स होंगे, बट हमारी टीम जो यहाँ पर है, डीडीटीटी की टीम, हम नाटक करके दिखाएंगे। तो कल एक बहुत ही लाइवली सेशन होने जा रहा है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए अपना होमवर्क आप जरूर याद रखें।